पेपर नंबर 297 और इंग्लिश के जो 25 क्वेश्चन है उनको अपने हल करते हैं। गौर करिएगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 76 जो अपना एक फर्स्ट ही क्वेश्चन है उस पर चलते हैं ना। अपना पहला ही क्वेश्चन कौन सा है भाई, 76 नंबर क्वेश्चन है। और ध्यान ये देना है कि पहला ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ क्या है, तो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। बच्चा आपने को इसमें क्या बताना है कि सेंटेंस को कितने पार्ट में तोड़ रखा है, 4 में, तो इसमें एरर कहाँ पे है। तो बेटा इसमें ट्रस्ट के साथ कभी भी इन नहीं होता, ट्रस्ट इन ऑन नहीं होता, कभी भी ट्रस्ट इन होता है। अगर आपको किसी चीज पे भरोसा है ना, तो वो ट्रस्ट क्या होता है, इन होता है, कभी ऑन नहीं होता। इसी प्रकार बिलीव होता है, इसी प्रकार क्या चीज होता है, बिलीव, बिलीव इन होता है ना। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा, जैसे आई बिलीव यू और आई बिलीव इन योर टैलेंट। अब एक चीज को समझो थोड़ा सा, अगर आप किसी बंदे में बिलीव कर रहे हो तो क्या चीज है, बिलीव के बाद इन का यूज नहीं करना। और अगर आप बंदे की कोई क्वालिटी में अगर आपको ट्रस्ट कर रहे हो, बिलीव कर रहे हो, तब आपको बिलीव के साथ किसका यूज करना पड़ेगा। और अगर आप किसी चीज में बिलीव कर रहे हो तो भी इन लगाना है। जैसे आई बिलीव इन ऑनेस्टी, आई बिलीव किसमें, इन ऑनेस्टी। या जैसे हार्डवर्क है तो इन वर्किंग हार्ड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर किसी बंदे में बिलीव है तो आपको बिलीव के साथ इनका यूज नहीं करना। और अगर आप समथिंग किसी क्वालिटी वगैरह में बिलीव कर रहे हो तो फिर आपको बिलीव के साथ इनका यूज करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 77 में देखो, फिर से बेटा एरर वाला ही है ना, इसमें भी एरर वाला ही है। क्या दे रखा था, लेडी अप्रोच्ड मी टिमिडली एंड ट्रेम्बलिंग स्लाइटली, शी सैट डाउन बिसाइड्स मी। इसमें देखो आप, शी सैट सिट डाउन और बिसाइड्स मी, मतलब क्या हुआ भाई, इस ये शब्द किससे बना हुआ है, सेट शब्द किससे बना है, सीट से, ठीक है ना। तो कोई बंदा कहाँ पे बैठा है, बगल में बैठा है, बगल में बैठा है, तो बेटा बगल में बैठने के लिए बिसाइड्स का यूज नहीं होता, बल्कि हम किसका यूज करते हैं इसके लिए, बी साइड का यूज करते हैं। और बी साइड्स का मतलब होता है के अलावा, बी साइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। इसका मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। इसका मतलब होता है के अलावा या इन एडिशन टू। जैसे मेरे पास 2 बुक्स है और एक किताब और खरीद ली मैंने, तो मैंने क्या बोला, आई हैव 2 बुक्स इन इन बिसाइड्स द ओल्ड वन। पुराने वाली किताब के अलावा मेरे पास 2 किताबें और भी है। तो जब आपके पास कोई चीजें हैं उसमें एक या 2 चीजों को और जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने बिसाइड्स का। और अगर बगल में की बात है, कोई बंदा मेरे राइट साइड बैठा है या लेफ्ट साइड बैठा है, तो हमें किसका यूज करना होता है, फिर हमें बी साइड का यूज करना होता है, ना कि बी साइड्स का यूज। समझ में आ गई बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दे रखा है, फिल द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें दे रखा है द रिलेंटलेस शेलिंग फॉर द एनिमी टू फॉल। अच्छा, यहाँ पर शेलिंग का मतलब होता है बॉम्बार्डिंग। शेलिंग का मतलब क्या होता है, बमबारी, बॉम्बार्डिंग। बॉम्बार्डिंग ने क्या कर दिया, फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया किसको, एनिमी को। किस काम के लिए, फॉल। अब फॉल बेक कर रहा है, फॉल थ्रू कर रहा है, या फॉल ओवर कर रहा है, या फॉल ऑफ कर रहा है, फॉल बैक। फॉल बैक करने का मतलब पीछे हटना। अगर कोई दुश्मन है उस पर बमबारी हो रही है तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। तो बेटा उसको फॉल बैक करना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फॉल बैक। और इसका मतलब होता है रिट्रीट करना। रिट्रीट करने का मतलब क्या हुआ, पीछे हट जाना। बमबारी ने दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। एक होता है फॉल थ्रू, इसका मतलब होता है, फॉल थ्रू लिखा है ना, इसका मतलब होता है फेल हो जाना किसी चीज, फॉल थ्रू का मतलब क्या होता है, फेल हो जाना, किसी चीज का असफल हो जाना। जैसे द सेल ऑफ द होटल फेल थ्रू। बेटा एक चीज पूछनी है आपसे, बता तो रहा हूँ फॉल के बारे में, बता तो रहा हूँ फॉल के बारे में, और यहाँ पर मैं फेल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं पास्ट की घटना बता रहा हूँ ना। तो मैंने फॉल का फॉर्म कौन सा लगा दिया यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। फेल है तो बिक्री किसकी बिक्री, होटल की कर क्या गई, फॉल थ्रू। तो वो कामयाब हुई या फेल हो गई,
सेल हो गई, दोनों में से एक पार्टी ने मना कर दिया होगा कि नहीं ये डील हमें नहीं करनी, तो इसलिए वो जो सेल है वो क्या होगी, फॉल थ्रू कर गई। ठीक है ना। इसके बाद में है फॉल ओवर। इसके बाद में मैं आपको फॉल ओवर का एग्जांपल बताता हूँ। फॉल ओवर, फॉल ओवर का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज पे गिर जाना, लेकिन उसके कवर करते हुए, जैसे टू फेल फॉल टू ग्राउंड। ठीक है ना, कवरिंग समथिंग या कवरिंग समथिंग, कवरिंग समथिंग। कोई चीज किसी चीज के ऊपर जमीन वगैरह पर गिर गई, लेकिन वो कर क्या रही है, कुछ चीजों को कवर भी कर रही है साथ ही साथ में, जैसे लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही है किसी चीज की, और परछाइयां वो किसी चीज के ऊपर पड़ रही है। जैसे एग्जांपल देखो, एक जैसे टॉल शैडोज वर फॉलिंग ओवर द हेस्टेक। हेस्टेक, हेस्टेक बेटा होता है, हे का मतलब होता है सूखी घास, और स्टेक बोले तो ढेर। टॉल शेडोज का मतलब लंबी लंबी परछाइयां क्या कर रही है, फेल कर रही है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, हे स्टेक। हे मतलब सूखा घास, और स्टेक बोले तो ढेर। जो सूखी घास का ढेर है उसके ऊपर क्या चीज पड़ रही है, परछाइयां। तो मुझे बताओ, परछाई पड़ रही है, उतनी उतनी दूर में उसने एक तरह से कवर कर रखा है कि नहीं कर रखा, उतनी दूर में सूर्य उस पर धूप पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी धूप, क्योंकि धूप के ऊपर तो परछाई का कवर हो गया ना एक तरह से। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ रही है, लेकिन एक तरह से कर क्या रही है, उसको कवर कर रही है, तब हमें किसका यूज करना चाहिए, फॉल ओवर का यूज करना चाहिए। एक फॉल ऑफ का बताता हूँ मैं आपको, फॉल ऑफ का एग्जाम्पल। फॉल ऑफ का देखो, फॉल ऑफ का कोई एग्जांपल आपने, फॉल ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई चीज कहीं पर ऊपर रखी हुई है और नीचे गिर जाए जमीन पर, उसको फॉल ऑफ करना। इसमें डिटेचमेंट होता है, ऑलरेडी कोई चीज किसी चीज के ऊपर थी और उससे नीचे गिरती है, तो उसको फॉल ऑफ करना। इसका मतलब ये होता है गिर जाना, टू डिटेच एंड फॉल टू द ग्राउंड। बेटा मैंने यहाँ पे डिटेच क्यों लिखा है, चीज मिल रही है या किसी चीज से अलग हो रही है। अटैच का मतलब मिलना, और डिटेच है तो अलग होना। कोई चीज है वो किसी चीज से अलग हो रही है, और अलग होकर के क्या कर रही है, ग्राउंड पे गिर रही है। तो जैसे मतलब अपने पास कोई चीज है, उसके ऊपर अपने गुलदस्ता रखा हुआ है और वो जमीन पर गिर गया, तो वो क्या किया उसने, फॉल ऑफ कर गया, वो फॉल ऑफ कर गया। तो जैसे वो फेल ऑफ हैंड ब्रोकन इनटू पीसेस। ब्रोकन इनटू पीसेस का मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया। बेटा ब्रेक इनटू पीसेस का मतलब क्या होता है, टू टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है ना। और बेटा मैं पढ़ा तो रहा हूँ फॉल ऑफ और लिखा रहा हूँ फेल ऑफ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पास्ट की घटना बता रहा हूँ, इसलिए मैंने फॉल की कौन सी फॉर्म का यूज किया, फेल का। तो वास किसको बोलते हैं, गुलदस्ता गमला, है ना। उस वो क्या किया, गिरा, और जमीन पर गिरने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 में दे क्या, सेल्फ फॉर मेकिंग इज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। बेटा आपने कोई ब्लैंक दे रखा है, और इस ब्लैंक में हमें इन चारों में से कोई एक शब्द देना है ना। तो कर क्या रहा है बंदा, ए ड्रिंक, बंदे ने क्या किया, ड्रिंक दिया। ठीक है ना। तो ड्रिंक जब बनाते हो भाई, और ड्रिंक देने वाला बंदा कौन है, ही, और वो ड्रिंक दे किसको रहा है, अपने आप को ही। ठीक है ना। तो बंदा है, उसने अपने लिए एक ड्रिंक बनाया। तो ड्रिंक बनाने के लिए क्या होता है, लिक्विड है वो एक बर्तन में था और उसको दूसरे बर्तन में डाला, ऐसा ही होता है। ड्रिंक बनाने का मतलब ही क्या होता है, किसी बोतल वगैरह में कोई लिक्विड था और आपने उसी लिक्विड को दूसरे बर्तन में डाला। तो बेटा जब किसी लिक्विड चीज को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यू यू आर पोर। इसका मतलब क्या होता है, उड़ेलना। इसका मतलब क्या होता है, उड़ेलना। और उड़ेलते किसको, अभी उड़ेलना किसको जाता है, लिक्विड चीजों को उड़ेला जाता है ना। तो इसलिए इसमें अपना आंसर क्या बन जाएगा अभी, और करना हो जाएगा। सिप करना किसको बोलते हैं, सिप करना, लिक्विड चीज है और उसको एक बार में घूंट, बड़ी घूंट लेके यूज करना, या स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन इनटू माउथ एट ए टाइम। सिप का मतलब क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन इनटू माउथ। ठीक है, एट ए टाइम, एक बार में किसी लिक्विड की बहुत बड़ी मात्रा मुंह में लेना, या थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मात्रा। जैसे चाय कॉफी है, उसको आप क्या करते हो, सिप करते हो, सिप करते हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज करते हो आप उसको, है ना। तो वो सिप हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में देखो भाई क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस। बेटा जब ये दे रखा है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, तो क्या दे रखा है, क्या पूछा है इसने, सिनोनिम। अगर सिमिलर पूछा होता तो भी क्या होता, सिनोनिम, और बेस्ट एक्सप्रेसेस है तो भी क्या है, सिनोनिम, है ना। शब्द क्या दे रखा है, प्रोफिलैक्टिक। इसको प्रोफाइलैक्टिक भी बोल सकते हो और इसको प्रोफिलैक्टिक भी बोल सकते हो। एक्चुअल में ये शब्द बना हुआ किसी है, एक तो है इसमें प्रो और एक इसमें है फैलिक्स, एक इसमें है फैलिक्स। प्रो का मतलब क्या होता है, पहले से ही, और फेलिक्स का मतलब पता है क्या होता है, गार्ड करना, किसी चीज की रक्षा करना। फेलिक्स का मतलब क्या होता है, गार्ड, GUARD, गार्ड। तो मतलब प्रो मतलब पहले से ही, और गार्ड का मतलब रक्षा, यानी आपके साथ कोई समस्या होने वाली है और उससे पहले ही आपने क्या कर लिया, उसके लिए सुरक्षा दीवार बना दी, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोफिलेक्टिक, या प्रोफाइलेक्टिक भी बोल सकते हो और प्रोफिलेक्टिक भी बोल सकते हो। तो इसका मतलब होता है, प्रोफिलेक्टिक का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट कर देना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। कैसी दवाइयां, प्रिवेंटिव है, जो प्रिवेंटिव है, किसी बंदे को कोई बीमारी हो रही है, हम उसको रोकना चाहते हैं कि बीमारी और ना बढ़ जाए, तो उसके लिए हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कैसा होता है, प्रोफिलेक्टिक, और उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। इसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, प्रिकॉशनरी। उसको क्या बोल सकते हैं अपने, प्रिकॉशनरी भी बोल सकते हैं। और इसी से एक बना हुआ शब्द है प्रोफिलेक्स, प्रोफिलेक्स। बेटा प्रोफिलेक्स है वो भी इसी से बना हुआ शब्द है। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रिवेंट, टू टेक एन एक्शन, ठीक है, या टू टेक ए ट्रीटमेंट भी कह सकते हो। किस काम के लिए, बीमारी को बढ़ाने के लिए या बीमारी को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ए डिजीज, टू प्रिवेंट है डिजीज। तो बेटा आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना, प्रोफिलेक्टिक है ना, इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है प्रोफिलेक्स। तो इसका मतलब किसी बीमारी आदि को रोकने के लिए किया जाने वाला। पुलिस आपको पता ही है, मूर्ख, ठीक है ना। अच्छा, वेस्टफुल चीजें कैसी होती है भाई, फालतू, एक्स्ट्रा वेगेंट, जिसको बोल सकते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट, फालतू, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। और कॉमन प्लेस का मतलब कैसी चीज होती है, ऑर्डिनरी चीज, आम बात। यूजुअल या अनयूजुअल, इसका मतलब होता है यूजुअल, आम बात, इसका मतलब होता है आम बात, यूजुअल चीज। और वेस्टफुल का मतलब क्या होता है, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, जरूरत से ज्यादा खर्चा करना, ठीक है। इसके अलावा अपन इसको बोल सकते हैं प्रोडिगल, प्रोडिगल, प्रोफ्लीगेट, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, प्रोफ्लीगेट भी अपन इसको बोल सकते हैं, प्रोफ्लीगेट, ठीक है ना। अब इसको ये बोल सकते हैं, कोई मान लिया वॉर जोन है, वहां पर बमबारी होना आम बात है कि मतलब कोई विशेष बात है, कहीं पर युद्ध, युद्ध वाला क्षेत्र है, वॉर जोन है, और उसमें बमबारी हो रही है, तो आम बात है, कोई विशेष बात है, आम बात है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जैसे शेलिंग, शेलिंग का मतलब बमबारी, ठीक है। इज ए कॉमन प्लेस, इज ए कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस का मतलब क्या हुआ, कॉमन प्लेस का मतलब क्या होता है बेटा, आम बात, यूजुअल मतलब आम बात, कहां पर, इन ए वॉर जोन, इन ए वॉर जोन, वॉर जोन बोले तो युद्ध क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, कोई रिसोर्सेज है, अगर अपने उनको वेस्टफुल करे तो अच्छी बात है, बुरी बात, बुरी बात है। वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज ए गुड थिंग और बैड थिंग। अगर मैं लिखूं ए वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज इज ए गुड थिंग और बैड थिंग, बैड थिंग है। अगर अपने पास रिसोर्सेज है, अगर उनको वेस्टफुल कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कोई चीज है उसको कितना यूज करना, अननेसेसरीली, या जितना नेसेसरी है उतना, अननेसेसरी यूज करना, जरूरत से ज्यादा यूज करना, उसको वेस्टफुल, ठीक है। फुलिश मूर्ख होता ही, आपको पता ही है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है, चेक करते हैं। फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेटा बेस्ट एक्सप्रेसेस है तो आपसे क्या पूछा है भाई, सिनोनिम पूछा है ना। तो इसने दे रखा है मर्क्यूरी, इसका मतलब होता है धुंधला, इसका मतलब धुंधला, अनप्लेजेंट एंड डार्क, अनप्लेजेंट, डार्क एंड डर्टी, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अनप्लेजेंट, डार्क और डर्टी, ठीक है ना। तो ऐसी चीज को पता है बेटा क्या बोलते हैं, टेनिब्रस। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, टेनिब्रस। आसमान है और उस बादल हो रखे हैं, मतलब एकदम धुंधला धुंधला हो रखा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, स्काईज मर्की भी कह सकते हैं और टेनिब्रस भी कह सकते हैं। ये बोल सकते हैं अपने, द स्काईज, द स्काईज मर्की भी कह सकते हैं, और आप चाहो तो इसकी जगह क्या लगा दो बेटा, चाहो तो आप टेनिब्रस भी लगा सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करना किसको बोलते हैं, किसी चीज को होने देना या होने से रोकना,
टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज के होने से रोक देना, उसको कॉल ऑफ करना बोल सकते हैं। कोई मीटिंग वगैरह होनी है, हमने उस मीटिंग को क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब हमने उस मीटिंग को होने दिया कि रोक लगा दी, उस पर रोक लगा दी उसको, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में लरंस, इसका मतलब होता है विद्वान आदमी। लरंस आदमी किसको बोलते हैं, विद्वान आदमी, विद्वान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, पीपल लोग हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, लोग जिनके पास बहुत सारा नॉलेज, और बच्चा वो नॉलेज किसके द्वारा आया हो, बाई स्टडिंग भी लिखा हुआ आ सकता है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी और पढ़ी, उसके द्वारा आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो आपको कैसे आदमी बोला जाएगा, लरेंस, ठीक है ना। अच्छा, और इसके लिए ऐसे आदमियों को क्या बोल सकते हैं, एरुडाइट, ऐसे लोगों के लिए एरुडाइट, ठीक है, ऐसे लोगों को बोल सकते हैं एरुडाइट, ऐसे लोगों को बोल सकते हैं स्कॉलरली, ऐसे आदमी स्कॉलरली, स्कॉलरली आदमी हो गए, स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, तो स्कॉलरली आदमी कैसे होते हैं, विद्वान जैसा पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है ना। एजुकेटेड भी कह सकते हो, इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, एजुकेटेड भी बोल सकते हो वैसे आदमी, ठीक है ना। मिसलीडिंग की चीजें कैसी होती है, सही रास्ते में लेके जाने वाली या गुमराह करने वाली, गुमराह करने वाली, यानी आपको प्रॉपर सॉल्यूशन बताने वाला किसी चीज का, या मतलब गलत सॉल्यूशन बताने वाला, मिसलीड करने वाला होता है, वो गुमराह करने वाला होता है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 82 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, बच्चा क्या पूछा इसमें, अपोजिट, ठीक है ना। शब्द अपने पास क्या है, इवोल्व, इवोल्व का मतलब क्या होता है, चीजों का ह्रास करना, डिक्रीज करना या इंक्रीज करना, इंक्रीज करना, और एकदम से या धीरे धीरे, धीरे धीरे, अब जब चीजें एवोल्व करती है ना तो डेवलपमेंट होता है उसका, लेकिन एकदम से या ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, टू डेवलप ग्रेजुअली, टू डेवलप ग्रेजुअली, धीरे धीरे चीजों का विकास होना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इवोल्व करना। अच्छा, एमिट का मतलब क्या होता है भाई, टू गिव ऑफ, या फिर इसको बोल सकते हैं सैंड, स्मोक, लाइट, साउंड, एटसेट्रा। अगर कोई चीज है, व्हीकल है, जो व्हीकल चलती है तो क्या गिव ऑफ करती है, गिव ऑफ का मतलब भी रिलीज करना, और सेंड का मतलब भी रिलीज करना, क्या छोड़ रहे हैं, धुआं, या मतलब किसी चीज में से प्रकाश निकल रहा है, या किसी चीज से ध्वनिया निकल रही है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, एमिट करना। और एमिट से शब्द बनता है ना एमिशन, इसी से बना हुआ शब्द क्या चीज है, एमिशन, उत्सर्जन करना। एमिशन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब ही क्या होता है, धुआं वगैरह निकलता है, उसको उत्सर्जन करना ही तो, हाँ। अच्छा, अब मुझे एक चीज पूछनी है, अगर कोई चीज इवोल्व कर रही है तो एक जगह रुक रही है कि दूर तक स्प्रेड कर रही है, वो चीजें दूर तक जा रही है, और जब चीजें एमिट कर रही है तो वो चीजें एक जगह रुक रही है या दूर तक जा रही है, दूर तक जा रही है। तो इस एंगल से ये शब्द, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, इस एंगल से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। किस मामले में, कि दोनों ही शब्दों का अर्थ है प्रसार करना, चीजों का एक जगह रुकना, या कन्वर्ज करना, चीजों का कन्वर्ज करना, चीजों का फैलना और प्रसार करना। इस एंगल से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है ना। अच्छा, और उल्टा है तो क्या करेगा भाई, इवोल्व है तो उल्टा, इवोल्व, इवोल्व में तो चीजें प्रसार हो रही है, और श्रिंक में चीजें क्या कर रही है, सिकुड़ जाना, तो इसलिए इसका उल्टा पूछा है तब तो ये हो जाएगा, और सिनोनिम होता तो ये हो जाता, लेकिन पूछा क्या है बच्चा, इसका अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्रेशे, शिशुग्रह, शिशुग्रह, क्रेशे होता है शिशुग्रह, शिशुग्रह होते क्या है बच्चा, शिशुग्रह होता है पेरेंट्स जिनके बच्चे बहुत छोटे और खुद जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को जहां जिस जगह पे छोड़ के जाते हैं लुक आफ्टर करने के लिए, वो जगह क्रेशे होती है, शिशु गृह, इसके लिए नाम बोल सकते हो आप डे केयर, क्या बोल सकते हो आप उसको, डे केयर, जिसको किंडरगार्टन बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन, जिसको आप बोल सकते हो प्ले स्कूल, जिसको आप बोल सकते हो नर्सरी, इसको प्ले स्कूल भी बोल सकते हो, पढ़ाया बढ़ाया नहीं जाता भाई, बच्चा ही जब 1-2 साल का है, 2.5 साल का है, तो वो क्या पढ़ेगा, बस उसको पेरेंट्स नौकरी पे जॉब पे गए हुए पीछे से उन बच्चों को केयर करना है, तो इसके लिए ये भी लिखा सकता है, ए प्लेस, एक जगह, वेयर, जहां पर क्या होता है, बेबीज आर लुक्ड आफ्टर, बेबीज आर लुक्ड आफ्टर, जहां पर बच्चों की देखभाल की जाती है, कब भाई, वेन, जब, देयर पेरेंट्स, उनके बच्चे, वेन देयर पेरेंट्स, जब उनके माता पिता कहां पर है,
जॉब पे है, एट वर्क, जब उनके पेरेंट्स से जॉब पर चले जाते हैं तो उनको किस जगह छोड़ा जाता है, उसको क्रेशे भी बोल सकते हो और उसको डे केयर भी बोल सकते हो, उसको किंडरगार्टन भी बोल सकते हो, उसको नर्सरी भी बोल सकते हो, उसको प्ले स्कूल भी बोल सकते हो। और बदले में पता है क्या होता है, बदले में उनको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। अब कोई क्रेशे चला रहा है तो उसको बदले में पे भी तो करना पड़ता है ना। ये हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या दे रखा है, करेक्टली स्पेल्ड वाला है ना। अपने को जो बताना है वो है करेक्टली स्पेल्ड वाला। अब करेक्टली स्पेल्ड वाला बताना है तो इसका मतलब 3 इनकरेक्टली वाले हैं और एक ऐसा होगा जिसकी स्पेलिंग सही होगी, है ना। तो अपने पास अच्छा शब्दों सारे एक ही तो शब्द है ना, इन्हीं में से तो ये शब्द बना हुआ किसी अभी सेंस, ठीक है। और इसमें जोड़ दिया TION। सेंस का मतलब होता है संवेदना, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है ना। कोई देखती है, कोई सुनने का काम करती है, कोई स्मेल करने का काम करती है, कोई टेस्ट करने का काम करती है, कोई टच करने का काम करती है। तो ये सारी क्या चीज है, हमारी संवेदना। सेंस से क्या बन गया, सेंसेशन, है ना। तो सेंसेशन में बच्चा जब इसमें TION जोड़ेंगे ना तो ये ई है ना, ये किस में चेंज हो जाता है, ए में चेंज हो जाएगा। तो बच्चा ये वाली स्पेलिंग कौन सी ऑप्शन में बताओ, डी ऑप्शन, ये हमारा आंसर रहेगा। और सेंसेशन शब्द बना हुआ किससे है, सेंस से बना हुआ है। और सेंस का मतलब क्या होती है, जो हमारी सेंसेस होती है ना, जो टेस्ट टच फील स्मेल बताने वाली ज्ञानेंद्रिय है उनको बोलते हैं। और सेंस में TION जोड़ दिया तो सेंस, है ना। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछ रखा है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। अच्छा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है भाई और हमें उसका क्या बताना है, सेम मीनिंग बताने वाला, सेम मीनिंग बताने वाला। तो वन हु लव्स, जो पसंद करता है, किसको, फाइनाइट, फाइनाइट बोले, फाइन आर्ट्स बोले तो ललित कलाएं। सुपरफिशियली, डीप में जाकर के या मतलब सुपरफिशियली, सुपरफिशियली का मतलब एकदम गहराई से चीजों को समझ रहा है कि या मतलब टाइम पास ही कर रहा है। सुपरफिशियल चीजें कैसी होती है, ऊपर ऊपर की चीजें होती है या गहराई की चीजें होती है। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतह की चीजें, ऊपर ऊपर की चीजें जिनमें कोई ज्यादा डेप्थ नहीं होता। एंड एमलेसली, एमलेस है तो उसका कोई लक्ष्य है, बिना लक्ष्य, बिना लक्ष्य के चीजों को पसंद तो कर रहा है फाइनाइट को, लेकिन कोई ज्यादा उसको उसमें आनंद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, डाइलेंटेंट, डाइलेंटेंट तो बोलते हैं, डाइलेटेंट, ठीक है, डाइलेटेंट। इसके बाद में एक शब्द है एस्थीट, इसके बाद में एक शब्द है फिलिस्टाइन, इसके बाद में एक शब्द है डिबोनियर। अब मैं इन चारों के आपको थोड़े थोड़े अर्थ बताता हूँ, ध्यान रखना। इससे एक शब्द बनता है सबसे पहले तो एस्थेटिक्स, इससे एक शब्द बनता है एस्थेटिक्स। बेटा ये किसका विज्ञान होता है, सौंदर्य विज्ञान, सौंदर्य विज्ञान। जैसे कोई पेंटिंग बना रखी है, पेंटिंग बिकी वो 100 करोड़ की, 50 करोड़ की, हम उस पेंटिंग में कभी समझ ही नहीं पाते कि इसमें चित्र है किस चीज का है क्या, इसमें हमारे तो यही समझ में नहीं आती। लेकिन जो कलाकार है वो उसके अंदर क्या देखेगा, सुंदरता देखेगा, वाह क्या पेंटिंग में। तो उस बंदे के पास किस चीज का नॉलेज है, एस्थेटिक, एस्थेटिक्स का नॉलेज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, द स्टडी ऑफ ब्यूटी, द स्टडी ऑफ ब्यूटी। बच्चा खास तौर से वो ब्यूटी किस चीज में है, आर्ट्स में, आर्ट्स में, स्पेशली इन आर्ट, स्पेशली इन आर्ट। कोई भी आर्ट के अंदर जो ब्यूटी होती है ना, उस ब्यूटी को देखने वाली विज्ञान को क्या बोलते हैं, एस्थेटिक्स बोलते हैं। और जिस बंदे को, जिस बंदे में ये गुण है कि वो हर एक चीज में सुंदरता, कलाओं में कोई भी आर्ट है उसमें कला को देख सकता है, वाह क्या पेंटिंग है भाई, है ना, वाह क्या मूवी का सीन है, क्या एक्टिंग करी है बंदे ने, तो वो बंदा कौन होगा, हाँ, एस्थेट होता है। इससे बंदे को बोलती है पारखी, इसे बंदे को क्या बोलते हैं, किसी चीज का पारखी, एक्सपर्ट, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपर्ट। इससे बंदे के लिए एक बेहतर सा शब्द दे रहा हूँ, इसको जरूर याद रखना है, भूलना नहीं है। वन वर्ड में भी सैकड़ों बार पूछा जा चुका है पेपर में, और स्पेलिंग में भी सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। कॉन्सर, एक शब्द होता है कॉन्सर, CONNOI SSEUR, कॉन्सर, इसका मतलब होता है पारखी, ठीक है ना, एक्सपर्ट किसी चीज का। इसके बाद में फिलिस्टाइन, बेटा ये इसका जस्ट उल्टा होता है। ये तो कला का पार्क ही है, और इसको ना म्यूजिक में, ना गीत संगीत में, ना मूवीज में, ना पेंटिंग में कोई रुचि नहीं है, सिर्फ यूटिलिटी जानता है चीजों की। ये देखता है पेंटिंग में यार 50 करोड़ की पेंटिंग खरीदूंगा, सिर में मारूंगा क्या, इसका कोई यूज तो है ही नहीं। तो ऐसा आदमी कौन होता है, यूटिलिटेरियन। ऐसा आदमी कौन होता है, यूटिलिटेरियन, 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 ठीक है ना। सिर्फ जो चीजों की, चीजों में खूबसूरती और डेकोरेटिव चीजें देखता है, ब्यूटीफुल चीजें देखता है, या सिर्फ उनकी यूटिलिटी पर गौर करता है, सिर्फ यूटिलिटी देखता है कि ये चीज मेरे काम की है कि नहीं, है ना। तो ऐसा आदमी
लाइक्स आर्ट एंड म्यूजिक एंड लिटरेचर, या फिर यहाँ पर डिसलाइक लिखो ऐसे बंदे के लिए, फिलिस्टाइन आदमी के लिए डिसलाइक लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बंदा लाइक नहीं करता है आर्ट को, म्यूजिक को, लिटरेचर को लाइक नहीं करेगा, डिसलाइक करेगा, बोलेगा इसका पढ़ के पोइम पढ़ के क्या हो जाएगा, फायदा क्या होने वाला है। तो ये लाइक नहीं करता, रेदर ये डिसलाइक्स करता है, डिसलाइक्स। ये पर्सन हु डिसलाइक्स आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर। डाइलिटेंटी आपको पता ही लग गया, ठीक है ना। डाइलिटेंटी ये आदमी होती है, ये बंदे होते हैं, ये डाइलिटेंटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, डेबोनियर होता है वो एक आदमी बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग आदमी, उसको डेबोनियर बोलते हैं। ये पर्सन एक आदमी क्या, कैसा आदमी, हैंडसम, क्या, स्टाइलिश एंड चार्मिंग एंड चार्मिंग, ठीक है ना। ये फ्रेंच, ये जो शब्द है ना, ये फ्रेंच लैंग्वेज में से लिया गया ये शब्द है, डी बॉनेयर। ये शब्द है डी बॉन और एयर, एक्चुअल में ये फ्रेंच भाषा का शब्द है डी बॉनेयर। और अब इसको मिला करके इंग्लिश में एक शब्द क्या बना दिया, डिबोनियर। क्या बना दिया इसको, डिबोनियर, स्टाइलिश हैंडसम आदमी, जिसको हंक बोल सकते हैं, हैंडसम ना, वो वाले। अच्छा, तो ये तो हो गए भी अपने ये 84 वाले वर्ड्स, आपको समझ में आ गए होंगे ना। चलो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, 85, 85 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर अपना 85। सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। बता, इसमें भी वही चीज दे रखी है ना, अपने को क्या दे रखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है, और हमें सेम अर्थ देने वाला, मींस द सेम, जो मीनिंग कैसा दे रहा है, सेम मीनिंग दे रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है हमें, है ना, और हमें इसका सेम अर्थ देने वाला शब्द बताना है। एम्बोडिमेंट, किस चीज का, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, किसी चीज का परफेक्ट एग्जांपल देने के लिए एम्बोडिमेंट है। एम्बोडिमेंट का मतलब होता है सिंबल। एम्बोडिमेंट का मतलब क्या होता है, सिंबल। जैसे आपने गुस्से को दिखाना है, भावों के द्वारा नहीं, गुस्से को एक बॉडी देनी है, एम्बॉडी का मतलब बॉडी देनी है, गुस्सा है उसको बॉडी देनी है। तो आप उसको गुस्से को कैसा बनाओगे भाई, श्री रामचंद्र जी के जैसी तस्वीर बनाओगे, या लॉर्ड श्री कृष्णा के जैसी बनाओगे, या किसी राक्षस के जैसी बनाओगे, क्योंकि गुस्सा शब्द ही कैसा है, रावणा, रावणी आकृति दोगे उसको, या मतलब एक सॉफ्ट वाली आकृति दोगे उसको, है ना। तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफाई कर देना, इसको बोलते हैं पर्सोनिफाई कर देना, यानी उसको एक अमूर्त चीज है, अमूर्त मतलब जिसका कोई आकार होता है कि नहीं होता, और उसको मूर्त रूप दे देना, उसको क्या दे देना, साकार बना देना, उसको उसको बोलते हैं द एम्बॉडीमेंट ऑफ और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। ये पर्सोनिफाई कर, पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या होता है, एम्बॉडी कर देना। चीजें तो कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिनका कोई आकार नहीं है, लेकिन हमने उसको क्या दे दिया, कोई बॉडी दे दी, है ना, हमने उसको साकार बना दिया, ठीक है ना। और इसको बोल सकते हैं सिंबलाइज कर देना, बोल सकते हैं सिंबलाइज, सिंबलाइज कर देना। कार्नेशन भी बोल सकते हैं, कार्नेशन कर देना, उसका अवतार दे देना, उसको कोई ना कोई रूप दे देना, कार्नेशन। कार्नेशन का मतलब क्या होता है, अवतार। और बेटा अगर कोई रिकार्नेशन है किसी चीज का, क्या होता है, पुनः अवतार। कोई चीज है, एक बार नष्ट हो जाए और वो दोबारा पैदा होती है, तो वो उसका क्या हुआ, रिकार्नेशन, री इनकारनेशन, है ना। इनकारनेशन ये होता है इनकारनेशन, और फिर क्या हो जाएगा, री इनकारनेशन। समझ में आ गई बात। अच्छा, सिग्निफाई करने का मतलब क्या होता है भाई, सिग्निफाई करना, टिपिकल बनाना, किसी चीज को टिपिकल बना दे। कैरेक्टराइज है तो किसी चीज की क्वालिटी या कैरेक्टर बताना, किसी चीज की क्वालिटी या कैरेक्टर बताना, क्वालिटी बताना या उसका कैरेक्टर बताना। आपने मान लिया एक पोइम लिखी, आपने एक पोइम लिखी, और पोइम को पढ़ करके मुझे ये लिखा जैसे यार ये तो शोक गीत है। शोक गीत किसको बोलते हैं, जब आपका कोई बिलोड दादा नाना या कोई पेट मर जाता है, और उसके गम में जो आप, उसके दुख में जो आप कविता लिखते हो, उसको शोक गीत बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलेजी। क्या बोलते हैं उसको, एलेजी, ठीक है ना। तो जैसे यूअर पोइम, यूअर पोइम, आपने जो कविता लिखी है, आपकी कविता सिंबलाइजेस, क्या कर रही है भाई, कैरेक्टराइजेस, कैरेक्टराइजेस एज एन यूलोजी, एज एन एलेजी। अब सुनो, आपने जो कविता लिखी है वो कैरेक्टराइज कर रही है, मतलब क्वालिटी बता रही है, किसकी, एलेजी की। और एलेजी कहते हैं किसको है,
शोक गीत, किसी अपने प्रिय की मृत्यु पर लिखा गया जो गीत होता है उसको एलिजी। तो उस कविता के अंदर कैसे भाव आ रहे हैं, पढ़ कैसे लग रहा है जैसे कोई आपका प्रिय है वो आपसे भी, तो उसको बोलते हैं कैरेक्टराइज करना। मसाकर का तो पता ही है ना, मासेकर का मतलब क्या होता है, नरसंहार, कत्लेआम। कत्लेआम मतलब एक संख्या, एक साथ थोड़े से लोगों को, जानवरों को मारना, बहुत सारे लोगों को मार देना, नरसंहार या कत्लेआम। इसको क्या क्या बोल सकते हो भैया आप, इसके लिए और शब्द कौन से यूज कर सकते हो? जीनोसाइड, 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 जीनोसाइड कह सकते हो इसको, है ना। ये कार्नेज, इसको आप कार्नेज भी बोल सकते हो, कार्नेज। इसका मतलब होता है टू किल पीपल और एनिमल्स। बेटा छोटी संख्या में या बहुत बड़ी संख्या में? इन लार्ज नंबर, इन लार्ज नंबर, इन अ लार्ज नंबर। आगे बात समझ में, बहुत बड़ी संख्या में जब आप एक साथ बहुत सारे लोगों या जानवरों को मार देते हो तो आपने क्या किया, उसका मास एकड़ बोल दो, और या उसको जीनोसाइड बोल दो, और या फिर उसको कार्नेज बोल दो। ठीक है ना। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दे रखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड। अंडरलाइन किया हुआ कोई शब्द है क्या इसमें? अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस देयर इज, ट्रैफिक वाज नेवर स्टॉपिंग। अच्छा इसने अंडरलाइन कर नहीं रखा, इसको होना चाहिए था वॉज नेवर और स्टॉपिंग, इसको अंडरलाइन किया होना चाहिए था, है ना। क्योंकि फिर इसी में से तो उठाना है ना, ऑप्शन को देखकर पता लग रहा है कि वॉज नेवर और है स्टॉपिंग है, इसको अंडरलाइन किया होना चाहिए। अच्छा नेवर शब्द है, ये क्या बताता है भाई? किसी क्रिया की आवर्ती। नेवर का मतलब कभी नहीं, तो पर्टिकुलर एक दिन की बात कर रहा है कि रोज रोज की बात कर रहा है? रोज रोज की बात कर रहा है। और जब रोज रोज की बात कर रहा है यानी फ्रीक्वेंट एक्शन है, कौन सा एक्शन है वो? फ्रीक्वेंट एक्शन है। फ्रीक्वेंट एक्शन का मतलब एक ही दिन हुआ या रोज रोज हो रहा है? तो बेटा वो लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट के लिए या तो वर्ब की पहली फॉर्म और या पहली फॉर्म यस या यस, बच्चा लोग यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा है, टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। इसमें भी कोई अंडरलाइन किया हुआ सेगमेंट है जिसको हमें क्या करना है। जब ये देखे रिंग रंग, इनको देखेंगे तो क्या लिखा हुआ मिलेगा, फिर तो यही है, वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग, है ना। तो द बेल वॉज रिंगिंग एंड रिंगिंग, जब रिंगिंग एंड रिंगिंग है तो मतलब एक आध बार बेल बजी है कि बजे ही जा रही है। तो बेटा रिपीटेडली हो रहा है वो काम, क्या हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है। रिपीट का मतलब दोहराना, और रिपीटेडली है तो एक ही बार है कि बार बार। बच्चा लोग यही आपका आंसर हो जाएगा। तो द बेल वॉज रिंगिंग, बेल बजे जा रही थी रिपीटेडली बार बार, बट नो वन पिक्ड अप द फोन, लेकिन फोन ने नहीं उठाया, पिकअप नहीं किया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दे रखा है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज इन एंड ऑफ द वेज। आपने एक छेनी नाम सुना है, छेनी, छेनी है थोड़ा, छेनी और हथौड़ा नाम सुना है, छेनी। छेनी क्या चीज होती है, उसका एंड शुरू आगे से कैसी होती है वो, उसका जो एंड होता है, छोर होता है, जो उसका छोर होता है, किनारा होता है, वो कैसा होता है, थिन। जहां पर कोई छेनी है उसका एकदम मतलब वो थिन कौन सा होता है, पतला छोर है, वहां से चीज शुरू होती है या मतलब खत्म होती है, शुरू होती है, वहां से कोई चीज शुरू होती है। तो अब इसमें देख लो कौन सा बनना चाहिए, बिगिनिंग वाला हो जाएगा। मतलब जहां पर छेनी का कौन सा छोरा है, एकदम पतले वाला, तो इसका मतलब वहां से तो छेनी की शुरुआत हुई है, अभी तो उसका पूरा का पूरा पार्ट बचा पड़ा है, तो इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ फर्दर अक्रेंस, अक्रेंस। कोई भी घटना घटित होने वाली आगे, उसको क्या कर रहे हैं, उसकी अभी तो शुरुआत हुई है, मतलब अभी तो चीज की शुरुआत हुई है, अभी फर्दर और अक्रेंस करेगी, अभी फर्दर इंक्रीज करेगी, और फर्दर क्या करेगी, इंक्रीज और करेगी, ये चीजें अभी तो आगे और बढ़ने वाली है, इंक्रीज करने वाली। समझ में आ गई बात। चलो आगे देखते हैं 89 पे, 89 पे गौर करते हैं क्या दे रखा है, करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज स्टेम द टाइड। स्टेम का मतलब होता है रोक देना, स्टेम बोले तो रोक देना, और किसको, टाइड, टाइड ज्वार भाटा, याद है, एब एंड फ्लो। टाइड का मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा, और इसके साथ साथ आपको मैं एक शब्द और भी बताता हूँ, एब एंड फ्लो। ज्वार भाटे का मतलब ये भी होता है एब एंड फ्लो, पानी का ऊपर जाना और पानी का नीचे आना। समुद्र का पानी ऊपर उठता है, किनारे की तरफ जाता है, और फिर उसका चंद्रमा की कलाओं के साथ भी कोई ना कोई होता है रिलेशन।
मतलब स्पेशल कोई महीने में कुछ दिन होते हैं जब पानी, समुद्र का पानी ऊपर उठता है और फिर धीरे-धीरे वापस नीचे आता है, ऐसा भी कुछ होता है ना? तो क्या है, इसको क्या बोलते हैं अभी, स्टेम द टाइड का मतलब अब टाइड यहाँ पर कोई अच्छी घटनाओं के लिए यूज़ किया गया शब्द है, बुरी घटनाओं के लिए। बुरी घटनाओं के लिए तूफ़ान आ जाए, मान लिया ज्वार-भाटा आ जाए, तो अच्छी घटना है, बुरी घटना। और आपने उसको क्या कर दिया, स्टेम कर दिया, रोक दिया, तो आप हालातों को बिगड़ने दे रहे हो या बिगड़ने से रोक रहे हो? तो बच्चा इसमें से ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई घटनाओं को आप, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, स्टॉप शब्द से ही पता लग जाएगा। स्टेम का मतलब ही क्या होता है, रोकना। ये क्या हो जाएगा, स्टॉप, रोकना। द रेकरेंस, दोबारा घटित होना, ऑफ डिटीरियोरेशन। डिटीरियोरेशन मतलब बिगड़ना, हालातों का बिगड़ना, उसको हालातों को बिगड़ने से रोकना, उसको बोलते हैं स्टेम द टाइम। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बच्चा इसमें देखो कितने सेंटेंस दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये दे रखो, एक तो ये रही वर्ब, और एक ये रही हेल्पिंग वर्ब, और ये रही मेन वर्ब, और ये बीच वाला कौन है, सब्जेक्ट, और ये क्या चीज है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। तो बच्चा इधर वाले का पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और ये वाक्य जो वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहा है, इसका भी पैसिव बनेगा। तो सेंटेंस एक है, इसमें क्लोज कितने हैं, दो, और बेटा दोनों का ही पैसिव वॉइस बनने वाला है। तो जब ये वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू हो रहा है तो किससे बनेगा भाई, लेट से बनेगा। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, लेट। ठीक है, इसके बाद में वर्ब के बाद में क्या है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, लुक एट द पोल रिजल्ट्स। तो क्या हो जाएगा, पोल रिजल्ट्स को पहले ले आओ, है ना। तो लेट द पोल रिजल्ट्स, ठीक है, पोल रिजल्ट्स। और इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसकी लेट की वजह से क्या लगा देंगे, बी, और आगे लगा देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक डेट। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक डेट, ये तो सभी में सही है, लेट द पोल रिजल्ट्स। नहीं, इसमें एट नहीं लगा रखा, इसमें एट नहीं लगा रखा, गलत हो गया। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक डेट, ये भी है। लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक डेट, इसमें भी है। और लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक एट, यहाँ तक तो सभी में कॉमन है। अब ये वाला देखो, जब बच्चा डू दे रखा है तो मुझे इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, या तो इज, या मुझे लगाना पड़ेगा आर, और या मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एम। समझ रहे हो ना, जब पेशी वॉइस बनाती है तो डू डज का क्या बनता है, इज एम आर, और डिड होता तो क्या बनता, वोज वर। अच्छा, और इंस्पायर की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इंस्पायर्ड। क्या लगाना पड़ेगा इसकी जगह पर, इंस्पायर्ड। अब सुनो, इन दोनों के बीच में इसने क्या लगा रखा है, दे, लेकिन हम क्या लगाएंगे, होप को, और होप वाली जगह पर किसको लेके जाएंगे, दे को लेकर जाएंगे। समझ रहे हो ना बात। वर्ब के जो पहले है वो तो वर्ब से बाद में चल जाएगा, जो वर्ब से पहले है वो वर्ब से बाद वाला पहले हो जाएगा, और पहले वाला बाद में। तो बीच में किसको लिख दूं, होप, और आगे क्या लगा दूं, बाई देम लगा दूं। तो बताओ भी ऐसा कहां पर है, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, इसमें तो है भाई ये रहा, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें देखो गड़बड़ क्या हुई है, इंस्पायर है कि इंस्पायर्ड है, गलत हो गया ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक डेटेड, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम, ये हो जाएगा। मुझे तो लगता है आप लोगों को ये चीज समझ में आई है ना। कितने क्लोज है, दो, और बच्चा दोनों का ही पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है ना। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले तो मोहन सेड लिखा है, मोहन सेड, मोहन सेड, मोहन सेड, और मोहन सेड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद में देखो दैट, 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 और दैट, है ना। अब देखो, बाबर ने क्या किया, जीता फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध जीता। बेटा कैसी घटना है ये, पास्ट की हिस्टोरिकल है या सामान्य घटना है या ऐतिहासिक घटना है पास्ट की। और अगर पास्ट की ऐतिहासिक घटना दे रखी हो तो उसमें कभी भी टेंस चेंज नहीं करना। हालांकि बाहर वर्ब की फॉर्म कौन सी है, सेकंड है, तो पास्ट टेंस है, तो कायदे से इस सेकंड फॉर्म, या वन भी क्या चीज है, सेकंड फॉर्म है, तो कायदे से तो इसको क्या बनना चाहिए था, हेड प्लस वी थर्ड बनना चाहिए था। पर बच्चा हम नहीं बनाएंगे इसको हेड प्लस वी थर्ड, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो अंदर वाक्य दे रखा है वो क्या है, पास्ट का हिस्टोरिकल इवेंट है। तो जिसमें वन दे रखा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हेड वन दे रखा है, इसमें वोज वन दे रखा है, और इसमें वुड वाला दे रखा है, तो बच्चा हमारा उत्तर कौन सा, यही हो जाएगा, वन वाला, यही हमारा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 92 चेक करते हैं क्या दे रखा है। अच्छा, 92 अकेला क्या है भाई, इसमें तो ये तो कॉम्प्रिहेंशन आ गया, तो इसका मतलब इसमें तो 5 क्वेश्चन मिलेंगे हमें एक साथ ही, है ना। इसमें हमें एक साथ ही कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन क्योंकि क्लोज टेस्ट आ गया भाई ये।
इसमें आप लोगों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। जितना मैं ध्यान दे रहा हूँ उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, गौर करिएगा। लिखा क्या है? मोर देन 7,000 पीपल डाइड। मोर देन 7,000 पीपल क्या कर गए? डाई कर गए। विद इन ए मैटर ऑफ डेज, कुछ एक दिनों में। तब क्या हुआ? टॉक्सिक गैस लीक कर गई। टॉक्सिक बोले तो जहरीला, पॉइजनस। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस। पॉइजनस, जहरीली चीजों को क्या बोलते हैं? टॉक्सिक। वो टॉक्सिक गैस क्या कर गई? लीक कर गई। तो जिससे क्या हुआ? लगभग 7,000 पीपल डाई कर गई, है ना? एट ए केमिकल प्लांट, कहां पर? कोई केमिकल का प्लांट है, कहां पर? इंडिया के भोपाल शहर में। द लीक बिगेन लेट एट नाइट। जो लीक है वो बिगेन कब किया? लेट नाइट को। एंड कंटिन्यू कब तक करता रहा? फॉर सेवरल आवर्स अननोटिस्ड। और जब ये काम चलता रहा तो किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया? नोटिस भी नहीं किया, अननोटिस करे ये काम चलता रहा। क्या करना? वो पॉइजनस गैस का लीक होते रहना, रिसाव होते रहना, कई घंटे तक चलता। फिर क्या हुआ? टू द टॉक्सिन्स। अब सुनना, आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर गौर करना है आपको। टू द टॉक्सिन्स, जो जहरीली गैस है उनके प्रति क्या हुआ भाई? एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपोजर हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, एक्वेंटेंस हुआ। अब जिसकी वजह से हुआ क्या है देखो, इसने क्रिएट कर दिया, उत्पन्न कर दिया। क्या चीज है वो? क्रिएट क्रिएट किसके द्वारा किए गए? उस लीकेज के द्वारा। रिजल्ट निकला उसका इन इननमरेबल डेथ्स। न्यूमरेबल का मतलब कितना होता है? बहुत ज्यादा। और डेथ से तो मौतें। जो रिसाव हुआ उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। हुआ किसकी वजह से? वो जो जहरीली गैस थी वो लोगों से दूर रही या लोगों के कांटेक्ट में आ गई? लोग उससे संक्रमित हुए कि नहीं हुए? और संक्रमित किस वजह से हुए? क्योंकि लोग उसके कांटेक्ट में आने को बोलते हैं एक्सपोज। अगर आप धूप में बाहर निकलते हो और आपकी धूप में मतलब वो पिंपल्स हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, हुआ इसके पीछे कारण क्या था? आपकी स्किन है वो सन के साथ क्या हो गई? एक्सपोजर हो गई। एक्सपोजर हो गई। तो एक्सपोजर का मतलब होता है टू कम इन टच विद या टू इन कॉन्टेक्ट। ठीक है ना? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब कोई चीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या करती है? उस चीज के प्रति एक्सपोजर हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है टू का यूज होगा तो किसके साथ यूज होगा? एक्सपोजर होगा। ठीक है ना? अच्छा, इंट्रोडक्शन है तो इसके साथ भी टू आता है। एक्वेंटेंस है, इसके साथ विद होता है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित। एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? फैमिलियर होना, किसी चीज के प्रति परिचित होना, किसी के साथ हमारा परिचित होना, उसको बोलते हैं फैमिलियर। और बेटा फैमिलियर और एक्वेंटेंस दोनों के साथ किसका यूज होता है? विद का। अच्छा, एक्सपीरियंस के साथ ऑफ भी आ सकता है, इसके साथ फोर भी आ सकता है, ठीक है ना? और इन भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूं मुझे यहाँ काम करने का अनुभव है, तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग। अगर मुझे बोलना है इस पोस्ट के लिए मेरा एक्सपीरियंस है तो क्या बोलूंगा? एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट। और अगर मैं बोलूं मुझे इस सेक्टर का अनुभव है तो क्या बोलूंगा? एक्सपीरियंस इन दिस सेक्टर। लेकिन टू का यूज नहीं होगा। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन तो नहीं हो रहा ना, उस गेस्ट से लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन के साथ टू आ सकता है, लेकिन इस पैसेज में यहाँ पर नहीं आएगा। अब आगे देखो क्या हो गया। मेनी मोर आर सिक। और भी बहुत सारे लोग सिक हो गए हैं एंड स्ट्रगल कर रहे हैं टू लिव नॉर्मल लाइफ। अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। डिस्पाइट ट्राइंग टू गेट। ट्राई कर रहे हैं गेट करने की। क्या गेट करने की? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आगे क्या दे रखा है कि लोग क्या चीज गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिनेंस, मनी, कंपेंसेशन और पेमेंट। तो फॉर द डिजास्टर, उनके साथ जो भी डिजास्टर हुआ, जो उनके साथ कैलामिटी आई है, उनके ऊपर जो भी संकट आया है, तो उस संकट के लिए लोगों को क्या मिलता है? डैमेज हो गया। इसका मतलब होता है डैमेज। डिजास्टर का मतलब ही क्या होता है? डैमेज, क्षति, नुकसान। बच्चा अगर किसी को नुकसान हो जाए, किसी चीज से क्षति पहुंच जाए, तो उस क्षति पूर्ति के लिए क्या देना पड़ता है? हर्जाना। और उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन बोलते हैं उसको, कंपनसेशन। ठीक है ना? अच्छा, पेमेंट किस काम के लिए होता है? जो आपने किसी के लिए काम किया, आपने किसी को सर्विस दी, किसी काम की सेवाएं दी, ठीक है ना? आपने किसी आदमी के लिए कोई सामान दिया, किसी को कोई गुड्स बेचा, माल बेचा, उसके बदले में जो आपको मिलती है वो क्या होती है? पेमेंट होती है। फिनेंस, सरकार जो खर्च करती है, ये शिक्षा पर है, ये स्वास्थ्य पर है, ये चिकित्सा पर है, ये डिफेंस पर है, वो क्या है? फिनांस होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फिनांस बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई आदमी किसी दूसरे बंदे को स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे मैं खेलना चाहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, और कोई कंपनी मेरे पर पैसा लगा रही है कि ले यार पैसे हम लगाएंगे, तू तो खेल, तो वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं? मुझे फिनांस कर रहे हैं। ठीक है ना? मनी है, कोई भी पैसा है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे सोना है, चांदी है, तांबा है, नगद है, मेरे पास वो सारी क्या चीज है? वो मन है, मनी है। समझ में आ गई बात? तो बताओ अब अपने को यहाँ पर क्या चाहिए? कंपनसेशन। ठीक है ना?
तो ट्राइंग टू गेट कंपेंसेशन, मुआवजा प्राप्त करने की कोशिश के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब बावजूद, फॉर द डिजास्टर द पीपल हैव सीन नो रियल अटेम्प्ट, पीपल लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है, देखो नो आ गया, नो सीन नहीं देखा है, रियल अटेम्प्ट असली कोशिश टू कंपेंसेट देम, उनको क्षतिपूर्ति अर्जाना देने की असली कोशिशें नहीं हुई है। बहुत बार कोशिश करी गई है कि इनको यह क्षतिपूर्ति अर्जाना दो, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। कंपनी इन्वॉल्व, कंपनी जो इन्वॉल्व शामिल थी, यूसीसी जिसका नाम है, उसने पब्लिकली डिनाई कर दिया ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जिम्मेदारी उठाई कि नहीं उठाई, मना कर दिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, देखो डिनाई कर दिया, डिनाई करने का मतलब क्या होता है, मना करना कि हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। फॉर द लीक, इस रिसाव के लिए कंपनी ने जिम्मेदारी लेने से ही मना कर दिया, तो कंपेंसेशन देना, मुआवजा देना तो दूर की बात है ना। ठीक है ना, इस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, ऐसे करके नाम था यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना। अच्छा, नो वन टिल डेट, आज की तारीख तक कोई भी है या कोई भी नहीं है, जब नो लगा रखा है तो कोई भी नहीं है जिसको हेल्ड गिल्टी, जिसको दोषी साबित ठहराया जा सके। होल्ड गिल्टी का मतलब क्या होता है, दोषी ठहरा देना, आज तक कोई भी आदमी को दोषी ठहराया नहीं गया है, ठीक है ना। वो जिट, अब देखो लास्ट में इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क, तो ये वाक्य शुरू किससे मानना है अपने, यहाँ से मानना है इसको, यहाँ से शुरू, तो नहीं कहाँ से है भैया, हाँ यहाँ से मानना है इसको शुरू, यहाँ से, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वो जा गया, यहाँ से शुरू मानना है। तो वो जिट मशीनरी, अब मशीनरी का क्या है भाई, इसमें देखते हैं मशीनरी का, मशीनरी का क्या है, क्लोजर है, स्टॉपिंग है, इंसॉल्वेंसी या फेलियर है, और सिंपली ह्यूमन एरर। अब जब एरर लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, तो आपको पता है एंड तथा और के दोनों तरफ जो शब्द होते हैं, इधर और इधर वाला सेम होना चाहिए। तो बच्चा जब इधर एरर है तो इस और के पहले भी एरर जैसा ही शब्द होना चाहिए, तो एरर का मतलब गड़बड़ी हुई है, और फेलियर का मतलब भी क्या होता है, गड़बड़ी हुई है ना। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, वो जो द फेलियर ऑफ द मशीनरी, क्या ये मशीनरी की ऐसा फेलियर होना था, और या फिर क्या था, सिंपली ह्यूमन एरर, या फिर ये कोई मानवीय भूल थी, मानव के द्वारा की गई गड़बड़ी थी, या मशीनों की गड़बड़ी थी, है ना। अच्छा, इंसॉल्वेंसी किसको बोलते हैं भाई, दिवालियापन, जब कोई आदमी अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ हो जाए, तो उसमें क्या आ गई बंदे में, इंसॉल्वेंसी, और ऐसे बंदे, ऐसे शब्द के लिए यूज होता है बैंकरप्सी। इसी अवस्था को, इसी कंडीशन का नाम दूसरा क्या होता है, बैंकरप्सी। अच्छा, क्लोजर का मतलब होता है बंद हो जाना, क्लोजर आ जाए किसी, अगर कोई रिपोर्ट वगैरह है, कोई पुलिस केस चल रहा है और उस पर क्लोजर आ जाए, तो क्या हुआ, बंद हो गया, वो एफ आर लग गया, एफ आर लगने का मतलब क्लोजर लग गया उस पे, ठीक है ना। स्टॉपिंग का मतलब कोई काम को करने से रोक देना या बंद कर देना, स्टॉपिंग, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर बन जाएगा यहाँ पे फेलियर। आगे क्या देखें, मेनी क्वेश्चंस रिमेन, बहुत सारे सवाल, रिमेन का मतलब क्या होता है भाई, बाकी है, रिमेन का मतलब ही क्या होता है, बाकी। अब बाकी रह गई है, तो उनका जवाब मिल चुका है कि नहीं मिला हुआ, जवाब नहीं मिला, तो जवाब नहीं मिलने के लिए देखो इसने क्या दे रखा है, बहुत सारे, अब रिमेन है ना, अब रिमेन का मतलब है बाकी रह गए, तो बाकी है, तो बाकी सवाल अनअटेम्प्टेड होते हैं, हाँ अनअपोलोजेटिक है, या मतलब अनरिटर्न्ड है, या फिर मतलब अनआंसर्ड है। तो सवाल कैसे होते हैं, या तो होते हैं सवाल अटेम्प्ट होते हैं, और या सवालों को आंसर किया जाता है। तो बच्चा अटेम्प्ट करने का मतलब होता है पेपर वगैरह में सवाल आ गए, आप उनको हल कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है ट्राई करना, तो अनअटेम्प्टेड का मतलब हो जाएगा अनट्राइड, जिसको हमने हाथ ही नहीं लगाया, जिसको हमने हल ही नहीं किया। और अनआंसर का मतलब है अनुत्तरित, जिनका उत्तर नहीं मिला। तो बहुत सारे सवाल कैसे रह गए अभी, उत्तर नहीं मिला, बहुत सारे सवाल खड़े हो रखे हैं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। रिमेन अनआंसर्ड, द इन्वेस्टिगेशन, जो जांच बिठाई गई है, हैज बीन डेल्ट विद, उसके साथ व्यवहार किया गया, डील विद का मतलब व्यवहार करना, वेरी मैनर, कैसे मैनर के साथ भाई, भाई अगर मतलब जांच हुई है और सवाल अभी भी आधे अधूरे, जवाब नहीं मिले, तो उसको जांच के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ अच्छा व्यवहार हुआ था या बुरा हुआ था, बुरा ही हुआ है, तो बुरे को क्या बोलेंगे, कैलस, कैलस का मतलब निर्दयता पूर्वक या कठोर, गलत व्यवहार हुआ है उसके साथ, ठीक है ना। क्रूअल है तो निर्दयी, निर्दयी तो वो होती है जिसके अंदर दया नहीं आती, कोई जानवर वगैरह के जिस आदमी में कंपेशन नहीं होता, सहानुभूति, सिंपैथी नहीं होती, वो क्या होता है, क्रूअल होता है, ठीक है ना। थिक स्किन कैसा होता है, मोटी चमड़ी वाला आदमी, जिसके ऊपर कहेस होने की कोई शर्म नहीं होती, ब्रेजन आदमी, जिसको बोल सकते हैं ब्रेजन, बेशर्म और निर्लज, ब्रेजन, निर्लज, इसको बोल सकते हैं निर्लज या बेशर्म आदमी, जिस पर कही सुनी बात का कोई असर नहीं होता। सुना है ना, ये नाम तो सुना, अरे कुछ भी बोल दो, बड़ी मोटी चमड़ी का आदमी है, इस पर कोई असर नहीं होता, इसका ठीक, बेजन आदमी, बेशर्म आदमी।
ठीक है, हार्ड है तो आपको पता ही है, सख्त। ठीक है, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 97 पे, ये तो अपने हो गए है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछा है देखते हैं। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली का मतलब 3 सही है और 1 गलत होगा। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, और आर वाई जोड़ दिया तो प्रतिद्वंदिता। राइवलरी तो ठीक है। रीन का मतलब होता है शासन, और एक एक रेन बेटा ये भी होता है, एक रेन ये भी होता है, इसका मतलब होता है लगाम। अब जब आप घोड़े को लगाम लगा रहे हो तो कंट्रोल में ला रहे हो उसको या खुला छोड़ रहे हो। तो रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना। पुट पुट ये एक मुहावरा भी है, पुट रेन ऑन, इसका मतलब होता है लगाम लगाना, कंट्रोल करना किसी को। अगर आप किसी बंदे को पुट रेन ऑन कर रहे हो तो उस पर नियंत्रण लगा रहे हो। उसको घोड़े के ऊपर लगाम लगाने का मतलब ही क्या होता है, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है ना। और इसका मतलब होता है शासन, इसका मतलब होता है शासन। ठीक है, इसका मतलब होता है शासन और इसका मतलब होता है लगाम लगाना। रिसीव सभी को पता है, जब सी के बाद में आएगा तो बच्चा कभी भी आई ही नहीं आएगा, बल्कि वो ई आई होता है। और रूपी वाला आपको पता ही है, रूपी स्पेलिंग तो सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी आंसर। जब भी सी के बाद में लगाओ तो आई लगाना है या ई आई। जैसे परसीव हो गया, डिसीव हो गया, रिसीव हो गया, कंसीव हो गया, तो सभी में ई आई का यूज कर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में देखते हैं क्या दे रखा है। एंटोनिम, है ना। बॉइस्टरस कैसा होता है भाई, झगड़ालू। इसके जैसे मैंने आपको 3 शब्द और करवा रखे हैं, बेलिकोस, बेलिकोस, इसके अलावा एक और क्या करवा रखा है, बीलीगर्ड, 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 बेलिजेरेंट, और एक है बेलिजेरेंट। बेटा ये इसको मैं याद कैसे करवाता हूँ आपको, बेल याद रखो, बीएल, बेल याद रखो, बेल। बेल कैसे रहता है, हमेशा भड़का ही रहता है, गुस्से में ही रहता है ना। तो बीलीगढ़ का मतलब क्या होता है, बीलीगढ़ युद्ध में उलझा हुआ, लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ, इन दोनों का मतलब झगड़ालू। इसी प्रकार बॉइस्टरस है ना, इसका मतलब भी होता है कोलाहल, शोर शराबा, है ना। तो बेटा शोर शराबे का उल्टा क्या बन जाएगा फिर इसमें, पीसफुल, शांत हो जाएगा। अनरूली है वो भी ऐसा ही होता है, रूली का मतलब तो कोई रूल्स को मानने वाला, और अनरूली है तो कैसा हो जाएगा, अराजक। अनरूली क्या हो जाएगा, अराजक, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण, कंट्रोल नहीं होता। टर्बुलेंट है तो तूफानी। टर्बुलेंट का मतलब जहां पर बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्राइबल, माहौल शांत है एकदम या गड़बड़ी है, उसको टर्बुलेंट। समुंदर है, तूफान है, और अगर तूफान कैसा हो जाए, टर्बुलेंट है तो शांत है या उसमें बहुत ज्यादा लहरें वगैरह स्टॉर्म आ रखा है, उसको टर्बुलेंट, है ना। अच्छा एक्साइटेड है तो उत्तेजित, खुशी से या मतलब दुख से। एक्साइटमेंट है तो खुशी होती है उसके अंदर, कुछ अच्छा होने वाला है, देखते हैं कल क्या होता है, तो उसको एक्साइटमेंट बोलते हैं। और एक्साइटमेंट अगर किसी बंदे में है तो वो बंदा खुद क्या है, एक्साइटेड है वो, एंथुजियास्टिक है वो। ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ, तो ABCD दे रखा है, प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है इसका। तो देखो वी हैड ऑलरेडी कवर्ड हाफ द डिस्टेंस, और आई वॉज वरीड इट माइट, और बट थैंकफुली वी पिक्ड अप स्पीड, इट गोट लेफ्ट, और सडनली ए बार्किंग डॉग। अब देखो यहाँ पर क्या रखा है, बार्किंग डॉग। अब डॉग है वो ही है या शी है या इट है, तीनों में से क्या है भाई, औरत तो है नहीं, आदमी तो है नहीं, एनिमल है तो क्या चीज है, इट है। अब इट वाले सेंटेंस देखो और कितने हैं, इट ये रहा और इट ये रहा, है ना। तो मान लेते हैं अपने डी को मानते हैं, अब देखते हैं डी के बाद कौन सा जाएगा। अचानक क्या हुआ, बार्किंग डॉग बिगेन टू चेज, पीछा करने लग गया। ठीक है ना, किस चीज का, बाइक का, फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी से। तो अब उसके बाद में क्या हुआ भाई, जब ये मतलब कुत्ता पीछा करने लग गया तो आपको पहले चिंता होगी या थैंकफुली वी पिक्ड अप स्पीड, आपने पहले स्पीड बढ़ा दी या मतलब पहले आपको चिंता हुई, पहले चिंता हुई, है ना। जब कुत्ता आपके पीछे भागा तो आपको चिंता हुई, तो चिंता वाला वाक्य कौन सा है, डी आ जाएगा। तो डी के बाद में कौन सा जाएगा, डी के बाद में कौन सा जाएगा, बी जाएगा। हाँ पहले डी है, इसके बाद में जाएगा बी। फिर क्या हुआ भाई, आपको चिंता हुई। अब इट का यूज किसके लिए हो रहा है, डॉग के लिए। डॉग है वो पाउंस अपॉन करेगा, पाउंस के साथ ओन भी हो सकता है, अपॉन भी, झपट्टा मारना, पाउंस अपॉन झपट्टा मारेगा। फिर क्या हुआ, लेकिन थैंकफुली मतलब बड़ी किस्मत की बात है, क्या हुआ, वी पिक्ड अप स्पीड, हमने गाड़ी की गति तेज कर दी, एंड इट गोट लेफ्ट, लेफ्ट मतलब रह गया, और बिहाइंड है तो पीछे। भी इस इट का यूज किसके लिए हो रहा है, डॉग के लिए। हमने स्पीड बढ़ा दी और डॉग है वो पीछे रह गया। तो बताओ वरीड वाला वाक्य पहले जाएगा या मतलब ये वाला वाक्य पहले जाएगा,
ये पहले जाएगा और ये बाद में चल जाएगा। तो पहले कौन सा गया डी, फिर जाएगा बी और फिर जाएगा सी, डी बी सी। तीनों में देखो डी बी सी किसमें आ रहा है, डी बी सी इसमें तो नहीं है, डी बी सी इसमें भी नहीं है, डी बी इसमें भी नहीं है और डी बी सी ये रहा। तो ये हमारा ए है, वो सबसे पीछे चल जाएगा, ए है वो 1 नंबर पर आ जाएगा। हमने आधी दूरी तय कर ली थी और फिर हम एक रोड पर पहुंच गए, और रोड कैसी है, 3 रोड जंक्शन, ऐसी जगह जहां पर सड़क बाईफरकेट करती है। बाईफरकेट करने का मतलब एक सड़क में से 2 सड़क आगे और निकल जाती है। फिर वहां से दिया, डॉग ने पीछा शुरू कर दिया, डर लगा कि ये कुत्ता हम पर पाउंस करेगा, हम स्पीड बढ़ा दी और पीछे छूटा सीक्वेंस। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दे रखा है, फाइंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें देखो बास्केट, गौर करना इस सेंटेंस पे, ध्यान देना। बास्केट्स एंड कार्ट्स flooded the street turning it into a mobile market। मोबाइल का मतलब फोन नहीं, चलता फिरता। मोबाइल का मतलब होता है मोबाइलाइज कर देना। अगर आर्मी वगैरह को मोबाइलाइज किया जा रहा है तो एक जगह से उनको दूसरी जगह। मोबाइल डिस्पेंसरी किसको बोलते हैं, किसी गाड़ी के अंदर डॉक्टर बिठा दिया, कुछ दवाइयां रख दी, वो गांव गांव में घूमकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो वो कैसी डिस्पेंसरी है, मोबाइल। तो मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, पलायन करना, है ना। तो क्या हो जाएगा, बास्केट्स और कार्ट्स फ्लडेड द स्ट्रीट और टर्निंग इट इनटू ए मोबाइल मार्केट। तो कैसा मार्केट बन गया, चलता फिरता मार्केट। किसकी वजह से, वहां पर बास्केट्स भी है, कार्ट्स भी है, फ्लड और गली में भरी पड़ी है इन चीजों से। फिर क्या हो रहा है, हियरिंग देयर क्राइज। अब यहाँ पर देखो देयर शब्द आ रखा है, हियरिंग देयर क्राइज। अब वो किन की क्राइज है भाई, और जब देयर लिखा हुआ गया तो वो एक बंदे की क्राइज होगी कि ज्यादा की होगी। जब देयर लिखा हुआ है तो देयर बना हुआ किससे है, दे से। तो अब हमें पता लगाना है वो कौन है जिनकी क्राइज की बात हो रही है यहाँ पर। आगे सडनली द स्ट्रीट केम अलाइव, गली है वो एकदम जिंदा जैसी हो गई, सजीव हो गई। फ्रॉम वन एंड टू द अदर क्राइज ऑफ द वेंडोर्स। ये देखो क्राइज लिखा गया, किसका है, वेंडोर्स। वेंडोर्स कौन होते हैं, वेंडोर्स एक है कि ज्यादा, बेटा वेंडोर एक वेंडोर्स है तो ज्यादा बंदे हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दे, और इसी दे के लिए मुझे यहाँ पर देर लगाना पड़ा। पहले नाउन वाला पार्ट लिखूं या पहले प्रोनाउन वाला लिखूं, तो बच्चा वेंडोर्स वाला पार्ट पहले लिखना पड़ेगा और देर वाला पार्ट बाद में लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस देर का यूज ही यहाँ पर किसके लिए हुआ है, इस वेंडोर्स के लिए हुआ है। तो बच्चा मुझे बताओ पहले कौन सा आएगा, डी, और डी के बाद में कौन सा जाएगा, डी के बाद में कौन सा जाएगा, डी वाला। अब मुझे ऑप्शन में देखकर बताओ डी के बाद में बी कहां पर है, डी के बाद में ई बी इसमें है, और कहीं पर डी के बाद में बी है ही नहीं, कहीं पर डी के बाद में बी तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक बार सीक्वेंस को पढ़ के चेक कर लो। सबसे पहले क्या, सडनली द स्ट्रीट केम अलाइव, एकदम से गली कैसी होगी, मरी मरी या सजीव हो गई। हुआ किसकी वजह से, वहां पर बास्केट्स आ गई, गाड़ियां आ गई, और उन्होंने गली को फ्लड द स्ट्रीट, मतलब गली को पूरा भर दिया और इसको बदल दिया, टर्न मतलब बदल दिया, किस में बदल दिया, चलता फिरता मार्केट बना दिया। पहले तो गली सुनसान पड़ी थी और एकदम से चलता फिरता मार्केट बन गया, ठीक है ना। फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक छोर से दूसरे छोर तक क्या हो गया, वहां पर जो रेडी वाले, वेंडोर्स का मतलब रेडी वाले, उनकी क्या सुनाई दे रही है, ऊंची ऊंची आवाजें, चिल्लाहट है। रेंट द एयर, रेंट का मतलब होता है चीरना, पियर्स कर देना, रेंट का मतलब होता है पियर्स। आवाज में उनकी बहुत ही तीखी तीखी आवाजें सुनाई दे रही है। लास्ट में क्या है, हियरिंग देयर क्राइज, और उनकी जो ऊंची ऊंची आवाजें हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से पीपल, लोगों ने क्या किया, विद बैग्स, अपने बैग्स लेकर स्टार्ट कर दिया, कमिंग आउट फ्रॉम देयर हाउसेस। लोग उनकी आवाजों को सुनकर के गली में बाहर आने लगे, किस चीज के लिए, कुछ खरीदारी करने के लिए, है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस, इतना ज्यादा वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उत्तर आपको मिल गया था यहाँ से यहाँ, बस ज्यादा ध्यान ही मत लगाओ, क्योंकि पेपर में तो आपके पास भगवान जैसे टाइम वैसे ही कम होता है ना। तो बस सीक्वेंस ये ऑप्शन उठाओ और इसका आंसर लगाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले पेपर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक हार्ड वर्क करो, खुश रहो।